बेटा ये बुक का पेज नंबर 25 सबको नजर आ रहा है? स्क्रीन शो हो रही है सबके पास? जी सर। देखिए बुक में भी आपके पास मौजूद होगा और हमारे पास यहाँ भी मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बताएं जल्दी से। उजैर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है सही। अच्छा देखिए लास्ट क्लास में जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल तक हमारा गालमन हो गया था। बफरिंग हो रही है। हमने जो डिस्कशन किया था वेस्ट डिस्पोजेबल तक हमारे डिस्कशन जो है वो हो गई थी। इससे आगे हमें डिस्कशन करनी थी या इससे आगे हमने डिस्कस कर लिया था? जी क्लाइमेट चेंज तक हो गया था। क्लाइमेट चेंज तक हो गया था हमारा, यानी 8वीं हेडिंग से हमें करना है। चलो 8वीं हेडिंग से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमें पढ़ना है आज। कि हमारे पास क्या है, पेज नंबर बुक का पेज नंबर 25 है ये, सही है। इससे आगे से शुरू कर रहे हैं। वफरान और उमैमा भी अपना कैमरा ऑन करके रखें। सही। अब मैं दोबारा जब मैं लेक्चर शुरू कर दूंगा मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जिसका कैमरा ऑफ होगा वो क्लास से आउट हो जाएगा, बाद में मुझे नहीं कहिए, सही है। अच्छा लॉस ऑफ आपके पास जो है वो बायोडाइवर्सिटी है आपके पास। कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हमारे पास, कह रहे हैं भाई ह्यूमन एक्टिविटी जो है इज लीडिंग टू द एक्सटेंशन of species and habits and loss of biodiversity. Ecosystem which took millions of years to perfect are in danger when any species population is declining. Balance of natural population, life correlation is critical to the survival of ecosystem and human activity. Another example is deforestation. अब देखो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपके पास बायोडाइवर्सिफिकेशन की आपके पास, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपके पास दिए है वो है मैरीन लाइफ से रिलेटेड। मैरीन लाइफ जो हमारे पास है वो अगर आप जाएं, आप बहुत सारी जगहों पर जाकर देखते हैं तो आपको नजर आता है कि एनवायरमेंट जैसे जैसे एनवायरमेंट हमारे पास खुश्क होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे पास समंदर खुश्क होते जा रहे हैं, तो हमारी एनवायरमेंटल लाइफ जो समंदर में मौजूद है, जो ओशंस में मौजूद है, वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, मैंने जब फिशिंग की तुम्हें एक एग्जाम्पल दी थी तो मैंने कहा था अगर फिशिंग में दरिया जो है वो गहरा दरिया है, उसकी डेप्थ ज्यादा है हमारे पास, तो मछलियों की तादाद जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर दरिया की डेप्थ जो है वो कम होती जा रही है और दरिया में जो है वो डेप्थ कम होने की वजह से जो है वो जाहिर से पानी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, फिशिंग भी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसका आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो खत्म होती जाती है। अब जाहिर सी बात है ये वो ये कह रहे हैं हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो समुद्री लाइफ है या हमारे पास जो और आबी हयात मौजूद है वो ऐसा ऐसा करके क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। या और जो हमारे पास बिल्कुल अगर मैं कहूँ जंगलात की हम बात करें तो जंगलात खत्म हो रहे हैं, तो जंगलात में जो जानवर मौजूद हैं चाहे वो हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, चाहे उनकी हयात खत्म होती जा रही है। तो दोनों सूरत में हमारे पास क्या हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है, सही। अगर आप देखें यहाँ पर एक हेडिंग है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है आपके पास जो दरख्त काट रहे हैं, चाहे दरख्त आप काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट आप काट रहे हैं, और फॉरेस्ट काटने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एनवायरमेंट में वो बढ़ती जा रही है, चाहे, और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर जो है वो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पास। आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या, हमारे पास जो जंगलात हैं वो तेजी से कम होते जा रहे हैं। जब आप जंगलात एक तरफ से काटते जा रहे हैं तो बिल्कुल अगर मैं कहूँ पहले आपके पास तादाद थी जंगलात की 20%, तो अब वो तादाद 20% नहीं रही है। अब वो जो तादाद है जंगलात की वो रह गई है 10%, 2%, 5% मुख्तलिफ एरियाज में। क्यों? आबादी बढ़ रही है, आप दरख्त काटते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, और दरख्त काटने के नतीजे में क्या होता जा रहा है, आपके पास नुकसान ये हो रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है, सही है, वो कम होते चले जा रहे हैं। आपके पास जंगलात के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, आपके पास जो चीजें हैं वो कम होती जा रही है, सही, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। मेरे पास उसकी वजह से हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब मैं को दरख्त होंगे तो ऑक्सीजन आपके एनवायरमेंट में ज्यादा पाई जाएगी। दरख्त होंगे तो एनवायरमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कंज्यूम होता जाएगा। लेकिन जब अगर आप दरख्त काट देंगे तो हमारे एनवायरमेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो खत्म नहीं हो रही, वो तादाद उसकी बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन की तादाद कम हो रही है। जो दरख्त हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे थे वो उनकी तादाद कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग में हमें इजाफा होता हुआ नजर आता है। तो ये क्लियर है, बात समझ में आ गई है? जितने लोग बैठे हैं उनको समझ में आ गई है बात? तहजीब बाजी आपको समझ में आ गई है? जी सर।
एजिम भाई आप बुक की तरफ नहीं देख रही, ना आप बुक की तरफ देख रही है, ना आप दाएं बाएं देख रही हैं। आप या तो आप पिक्चर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है उसको देखें, या आप बुक की तरफ तवज्जो दें। ये जो आपका एटीट्यूड है कि आप इधर उधर देख रही हैं बेकार, ये बड़ा मसले वाला है। इसमें ये शो कर रहा है कि आपकी जो है वो दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है कि पढ़ेंगे तो बेटा फायदा होगा, मजबूरी है, हम भी कोई शौक नहीं है हमें भी, लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके अलावा, या ऑनलाइन के अलावा कुछ और करें। इसके बाद आपके पास है पेज नंबर 26। स्क्रीन पे पेज नंबर 26 नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? जी सर आ रहा है। ये जो 10th हेडिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको सबको नजर आ रही है, नहीं आ रही है नजर? ओशन एसिडिटी की सबको नजर आ रही है? सर मेरा पेज तो अलग आ रहा है। क्या कह रहे हो गफरान? मेरा पेज अलग आ रहा है। पेज नंबर 26। हाँ तुम्हारे पास नई बुक है पुरानी बुक है? सर ये आप पेज नंबर मेरे 28 पास दिखा रहे हैं। 2020 अच्छा, मैं 28 दिखा रहा हूँ, आप लोगों को 28 नजर आ रहा है? एक मिनट हाँ। होल्ड करिएगा, मैं ये इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा था कि आपको जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है। सर पुरानी बुक का पेज अब नंबर पता क्या है, है? सही हो गया? हाँ ऐसा ही आ रहा है। अब सही आ रहा है? ओशन जी, अब ओशन सही। एसिडिफिकेशन नजर आ रही है आपको? यस हाँ सर। सही है। अच्छा, जी, अब सर। देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओशन से रिलेटेड आपके पास ओशन एसिडिफिकेशन आपके पास कह रहे हैं भाई हमारे पास, कह रहे इट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्टिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 25% of CO2 produced by women. The ocean acidity has increased by the last 250 years by 2100. It's may shoot up by 150%. अब देखो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड ओशियंस के अंदर हमारे पास, उसमें बड़ी तेजी से क्या हुआ है, हमारे पास इजाफा हुआ है, जो कि पिछले 250 साल में अगर आप देखें तो आपको सबसे ज्यादा इजाफा नजर आता है। यानी सिर्फ 250 साल में आप ये कह रहे हैं कि 150% जो है वो इजाफा हुआ है कि ओशंस के अंदर जो है वो आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा है। अब देखो ओशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रही है आपके पास, तो वो यहाँ पर कहते हैं इसकी जो बड़ी वजह वो है इंसानों का होना। चाहे इंसानों का समंदर पे जो इम्पैक्ट है, जो समुद्री रूट आप यूज कर रहे हैं उसके असरात ज्यादा होने की वजह से आपको ये इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान हो रहा है वो हो रहा है शेल फिश को, चाहे शेल्स हैं, प्लैंकटन्स हैं, चाहे उनको जो है वो उससे ज्यादा मुतासिर होते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब समंदर में बढ़ेगी तो ये मछलियां, ये आबी है इनको नुकसान होगा उसकी वजह से। और ये जो है वो आप जानते हैं, जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, पानी का जहाज चल रहा है, अब जो पानी का जहाज जो अगर समंदर में चल रहा है तो एक तो इन 250 सालों में उन जहाजों की तादाद बढ़ गई, दूसरा इन 250 सालों में अगर आप देखें तो जो उनकी जो जहाज जितने मौजूद थे पानी के, वो बायोफ्यूल के बजाय जो है वो हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स है, डीजल है, इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से जो है उनका इंजन चल रहा होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओशंस के अंदर बढ़ाने की बड़ी वजह बनते हैं। और जाहिर सी बात है इंसान ही वो रीजन है जो इसको बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अब एक तरफ उसकी वजह से समंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, मछलियों की तादाद के ऊपर इफेक्टेड हो रहा है, प्लैंकटन्स के ऊपर इफेक्टेड हो रहा है, प्लस ह्यूमन जो जाकर समंदर के अंदर जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, चाहे वो भी जो है वो वजह बन रहा है, या आप समंदर में वेस्टेज फेंक रहे हैं, वो भी जो है वो आपके पास जो है वो समंदर को पॉल्यूट कर रहा है, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आपके पास। चाहे क्लियर है? फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन, आपके पास जो ओजोन की लेयर है, आप लोग जानते हैं, आपने सुना होगा कि हमारी जो ओजोन की लेयर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है, और ओजोन की जो लेयर हमारे पास मुतासिर हो रही है उसमें क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास ओजोन की लेयर की जब हम बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है वो हमारी जो ओजोन की लेयर है उसको नुकसान पहुंचा रही है, और ओजोन जो है वो क्या होता जा रहा है, उसको जो उसका जो खला है, आपने सुना होगा कि ओजोन के अंदर एक सुराख हो गया है,
वो सुराग जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेटेड है। क्यों? ओजोन जो लेयर है वो हमारे लिए बड़ी फायदेमंद है, हमें इसका बड़ा फायदा है ओजोन लेयर का, क्योंकि ओजोन की वजह से जो है हमारे जो वेव्स हैं, जो सन वेव्स हमारे पास मौजूद हैं, जो ऐसी वेव्स हैं जो हमें कहना चाहिए हमारे लिए इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, आप उनको जो है वो कहते हैं कि जनाब ये जो लेयर्स हैं वो आप बर्दाश्त कर पाते हैं, सही, और वो ओजोन उनको क्या करती है, उनको रोक देती है, जिसकी वजह से जो है वो आप आसानी से जो है उससे बच जाते हैं। लेकिन जब ओजोन की लेयर आपको नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन की लेयर जब तबाह होती जा रही है, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है और आपके पास स्किन की बीमारी है, उसमें तेजी से आपके पास क्या होता जा रहा है, इजाफा होता हुआ आपको नजर आ रहा है कि स्किन की बीमारी में इजाफा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन वो जो वेव्स हैं जो सूरज की, वो आपको आकर क्या कर रही है, इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो और मुख्तलिफ चीजों का तस्करा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लोरीन है हमारे पास और मुख्तलिफ चीजें जो बैंड हमारे पास चीजें, उनका जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी जो है वो असर हमारी ओजोन लेयर के ऊपर पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। यानी मुख्तलिफ केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल्स यूज हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पास जो है हमारे एनवायरनमेंट को डाउनफॉल की वजह बनते हुए हमें नजर आ सही है। अच्छा, फिर है एसिड रेन। कोई बता सकता है व्हाट इज एसिड रेन? सर फर्स्ट बारिश, क्या कह रही हो? पहली बारिश, पहली बारिश, बहुत ज्यादा जैसे पोल्यूटेड हो एनवायरनमेंट। जैसे पोल्यूशन हो एनवायरनमेंट की। और कोई बताना चाहे अगर? सर उस एसिड रेन की वजह से काफी नुकसान होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। उस एसिड रेन की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं आपके पास। और कुछ? ड्यू टू पोल्यूशन। ड्यू टू पोल्यूशन। नहीं, इसके अलावा एसिड रेन होती क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, मुझे ये बताओ एसिड रेन क्या चीज है, व्हाट इज एसिड रेन? तेज सर तेज बारिश होना। तेज बारिश होना? नहीं। वनीजाबाजी, वनीजा बताना चाहेंगी कुछ? नबायल बता दें मुझे, नबायल तेजाबी बारिश है? नहीं, ये तो तुमने उर्दू तेजाबी ट्रांसलेशन बारिश। निकाली। तेजाबी बारिश होती क्या है, तेजाबी बारिश से मुराद क्या है, ये तजीब बताएंगी मुझे जी, तजीब। सर मैंने नहीं सुना, अभी अभी नाम सुना। हाँ, बातों में लगी रहोगी तो सुनाई क्या देगा। सर अभी अभी हुआ है। हाँ खैर, और मैंने ही देख लिया ना उस वक्त, क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है उरूसाबाजी, ये मुझे बताएंगी कि हमारे पास एसिड रेन क्या होता है? हसन भाई कुछ कहना चाह रहे हो? उरूसाबाजी बताएंगे आप? सर मुझे खुद नहीं पता, नाम ही अभी सुना है। नाम फर्स्ट टाइम सुना है आपने? अच्छा, ये जो आपने नाम फर्स्ट टाइम सुना है हमारे पास, बेटा इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको सबको बता दूं कि देखिए होता क्या है, किसको हम एसिड रेन कहते हैं, जब हमारे पास बारिश होती है। तो ये बारिश से पहले की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बिल्कुल अगर हम कचरा जला रहे हैं, तो हमने कचरा जलाया और कचरा जलाने के नतीजे में होगा कि वो जो सारा कचरा है वो जो है जब वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसके नतीजे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप धुआं देखते हैं वो आसमान की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, वो जब ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जाता है तो वो आसमान पे जाकर हमारी जो फिजा है, हमारा जो एनवायरनमेंट है कहना चाहिए, उसके अंदर वो होल्ड रहता है, सही उड़ता रहता है, वो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं हवा के अंदर मौजूद है। तो होता क्या है कि जब बादल से बारिश बरसती है, जब पानी बरसता है, तो वो जो फिजा में मौजूद है, आलूगी मौजूद है, जो पार्टिकल्स मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के, जो उस पार्टिकल के जो आपने जलाए हैं, चाहे वो जो मौजूद है, वो क्या होता है, वो नीचे गिरते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं वो वापस जमीन की तरफ आते हैं, पहली बारिश के अंदर ग्राउंड की तरफ आते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं एसिड रेन। बात समझ सर में आई? इसीलिए कहते हैं पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। हाँ, इसीलिए कहने के पहली बारिश, आप देखो दो रीजन है पहली बारिश में ना नहाने के। एक रीजन है ये रीजन कि वो जो आपके पास ऊपर जो फिजा में पोल्यूशन मौजूद था, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स मौजूद थे, चाहे जब वो पानी से मिले तो वो एक एसिड की शक्ल इख्तियार कर गए। अच्छा, आप जब उसमें नहाते हैं, अगर आप उसमें जाते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है उसकी वजह से, चाहे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है अपनी स्किन को बचाने के लिए आपको जो है वो उसको
देखना पड़ता है कि भाई आपके पास क्या चीज मौजूद है, चाहे और आपको उसको इसीलिए लोग मना करते हैं कि आप ना जाएं। अब अगर आपकी स्किन सेंसिटिव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो है वो नुकसान होगा आपकी स्किन को। चाहे दूसरा अगर हम बात करें, एक फैक्टर ये भी है जो लोग कहते हैं कि जनाब हम जो है वो ना नहाएं, वो ये होता है कि जब हम पहली बारिश की बात करते हैं तो जब जमीन पर पहली बार पानी पड़ता है तो उसके नतीजे में जो जमीन की गर्मी है, जो शिद्दत है, वेव्स है, वो ज्यादा असरअंदाज होती है और वो एक बुरा असर जो है वो इंसानी सेहत के ऊपर डाल रही होती है, जिसकी वजह से मना किया था कि आप जो है उसमें ना लें। तो एसिड रेन जो है वो सर इंसानी सरफेस सेहत से के भी लिए, क्या कह रही हो? मतलब सरफेस से भी नुकसान पहुंच सकता है। सरफेस देखो हीटअप है ना, अब वो जब गर्मी देखो जमीन गर्म है, जमीन के ऊपर जब पानी पड़ता है ठंडा होने के लिए तो वो एक गर्मी की शिद्दत में उसको इजाफा होता है। तो उसके बाद जो है वो जब बारिश होती रहती है तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। लेकिन जिस वक्त फर्स्ट टाइम पानी पड़ता है तो उस वक्त जो है हीट टेम्परेचर वो ज्यादा होता है, चाहे जो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है इस इंसानी सेहत के लिए। चाहे इसलिए सर मना कभी करते हैं कि आप गर्मियों उसके में अंदर बारिश के नहाएं। बाद भी स्टार्ट में जमीन गर्म होती है। जमीन गर्म होती है ना, यही तो कह रहा हूँ मैं, जमीन गर्म होती है, लेकिन जब बारिश होती रहती है तो फिर वो ठंडी हो जाती है, तो उसकी जो हाँ, गर्मी काफी की देर शिद्दत है बाद वो कम हो होती है जाती है, लेकिन। गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। तो ये दोनों चीजें जो बड़ी इफेक्टेड होती हैं आपके पास। खासकर इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है वो है एसिड रेन। देखो जमीन की हीट तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना फिर भी, लेकिन एसिड रेन जो आपके जिस्म पे टकरा रही है वो नुकसानदेह होती है, वो आपकी स्किन को प्रॉब्लम करती है। तो वो क्योंकि प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास, इसीलिए यहाँ पर उसका तस्करा हमने किया। अच्छा, फिर आप आ जाए वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात करें बेटा, तो आप जानते हैं हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है कि हम जो है वो पानी जो हमारे पास मौजूद है वो ड्रिंकेबल वाटर भी हमारा जो है वो रेयर होता जा रहा है आजकल। आप देखते हैं हमारे यहाँ जो पीने का पानी है, उमूमन लोग आज फिल्टर वाटर इस्तेमाल करने को मजबूर है, क्योंकि आपके घर में जो टैप वाटर आ रहा है वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है, आपको फिल्ट्रेशन की तरफ जाना पड़ता है, आपको फिल्टर कराना पड़ता है कि आप जाकर उसको क्या करें, आप फिल्टर करें। सही। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन वही है कि इंसान जो है जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, वो पानी को वेस्ट कर रहा है। सही। और जब पानी को आप वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं सबको करता चलूं बेटा, जितने लोग यहाँ पर इस वक्त ऑनलाइन है हमारे पास, सही है, और जितने लोग ऑनलाइन है उनको ये खासकर मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि आपके पास अभी थोड़ी देर में हमारी ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये मीटिंग ऑफ होगी आपको दोबारा इसी मीटिंग को रिकनेक्ट कर लेना है। सही, क्योंकि हमारी क्लास 1.5 घंटे की, 10 मिनट बाद हमारी जो है अप्रोक्स ये जो है ये मीटिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो जैसे ही ऑफ हो तो आपको कोई घबराना नहीं है, आपको दोबारा वही आईडी और वही पासवर्ड से दोबारा कनेक्ट हो जाए। सही, समझ में आ गई सबको बात? अच्छा देखिए, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं पानी के पॉल्यूशन की। पानी के पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पानी के पॉल्यूशन को हम कई तरीकों से हम खुद पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि हम पानी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म का वेस्टेज है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उसके अंदर छोड़ रहे हैं। चाहे हमारे दरियाओं के पानी के अंदर वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज मिक्स होता जा रहा है, हमारे समंदर के पानी में मिक्स हो रहा है। फिर हमारा जो सेवरेज का पानी है, चाहे उसको भी अगर हम देखें तो हम जो सेवरेज का पानी है वो भी हम क्या कर रहे हैं, समंदर में या दरिया में डालते जा रहे हैं। चाहे तो जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो खराब होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे जो कि इंतहाई खतरनाक है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो वजूद में आ रही हैं। इसके बाद है अर्बन स्पॉइल। अर्बन स्पॉइल की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है वो इस वजह से कि हमें एनवायरनमेंट में खराबी नजर आती है, गंदगी नजर आ रही है, हमारा माहौल तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी जो आबादी है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो माइग्रेंट्स हैं वो बड़ी तादाद में अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे हैं, यानी जो शहरी इलाके हैं उनमें हमारी आबादी बहुत ज्यादा गुंजान होती जा रही है, बहुत ज्यादा गुंजान हो रही है, हाई डेंसिटी होती जा रही है। मैं कहूँ कराची जैसे शहर के अंदर आज अगर आप लियाकताबाद चले जाएं या आप गोलीमार चले जाएं या कराची के बहुत सारे और दूसरे एरिया जहां पर आपको 80 गज के ऊपर जो है वो कई कई मंजिला इमारतें बनी हुई नजर आती है, तो ये क्या है, आबादी की गुंजान होने की अलामत है। आज आप कराची शहर के अंदर देखते हैं कि फ्लैट्स बन रहे हैं, वो फ्लैट्स जो है कई कई मंजिला ऊंचे फ्लैट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जो है इस बात को शो कर रही है कि आपकी आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है शहर की। अच्छा, इसके अगेंस्ट जो आपके देही इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, उनकी आबादी, क्योंकि वो लोग वहां से शिफ्ट होते जा रहे हैं, वो लोग वहां से माइग्रेट होते जा रहे हैं, तो वहां पर हमारे पास उनके माइग्रेट होने की वजह से एक तरफ तो
हमारे पास शहरों में आबादी बढ़ रही है, शहरों में खाने पीने के मसाइल बढ़ रहे हैं, शहरों में गंदगी बढ़ रही है। सही है, आप देख रहे हैं कि शहरों में वेस्टेज। मैं कहूँ लियाकताबाद की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 80 गज का अगर एक प्लॉट है, वो प्लॉट इसलिए था, जब वो प्लान बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था वहां पे घर में 4 अफराद या 6 अफराद रहेंगे। लेकिन आज उस 80 गज के उस प्लॉट के ऊपर जब आपने 2 मंजिला या 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, तो वहां पर आपके पास जो है वो 50-50, 40-40 अफराद रह रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर। तो जब 40 अफराद या 50 अफराद भी अगर रह रहे हैं, तो वो उस गुंजाइश से कहीं ज्यादा रह रहे हैं उस घर के अंदर। चाहिए और लोड रिजल्ट में तो उसका लोड क्या है, अब उनको पानी भी चाहिए, वो लोग वेस्टेज भी करेंगे, वो सारी चीजें क्या हो रहा है, वो उन सारी चीजों का इम्पैक्ट हमें अपनी आबादी के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है, हम अपने शहरों में गंदगी होती हुई हमें नजर आ रही है। हमारे पास ट्रैफिक के मसाइल हो रहे हैं, हमारे पास अदम बर्दाश्त का मसला हो गया आज। चाहे लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि जो मकामी लोग हैं, अगर मैं कहूँ, आज उनको जॉबें नहीं मिल पा रही, जो बाहर से आ रहा है वो बंदा जॉब हायर कर पा रहा है। सही, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो रही है। अच्छा, एक तरफ तो हमारे पास शहरों में हमें ये नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हमें ये भी नजर आ रहा है कि जो हमारे पास गांव देहात है, उस वो गांव देहात भी कुछ जो है वो शहरों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनके साइज बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, कराची शहर अगर आप पहले गए गुरुमंदिर तक था, और आज जो है वो बैरियर टाउन को भी आप अगर कराची शहर में काउंट करते हैं, तो वो जमीन जो खेती बाड़ी के लिए थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए थी, आज उसके ऊपर आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे, आपने मकान बना दिए। आपके पास जो, यानी इसके मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फ्लोरा या फौना का एनवायरनमेंट था, जो प्लांट से रिलेटेड थे या एनिमल टाइप जो मौजूद थी, वो बुरी तरह मुतासिर होती हुई आपको नजर आ रही है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ने की वजह से। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? बेटा सबको समझ में आ गई है नहीं आ गई? जरा तेजी से अप्लाई करें। सारे जाग रहे, सो गए? यस सर। नहीं उठेंगे। जी सर, आ गई। यस आ गई सर। सही है ये। अच्छा, हमारे पास इसके बाद अगर आप देखें तो पब्लिक हेल्थ इश्यूज। अब पब्लिक हेल्थ इश्यूज की बात करें तो हमारे पास जो है वो हेल्थ के मसाइल की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है वो हेल्थ से रिलेटेड भी बड़ी प्रॉब्लम्स मौजूद है हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जब पानी गंदा आ रहा है, सही, तो पानी गंदा होने की वजह से हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां वजूद में आ रही है, मुख्तलिफ किस्म की थ्रेट्स मौजूद हैं। जैसे मैंने एक आप लोगों को शायद बताया था कि कुछ अर्सा पहले ऐसे हुआ था कि हमारे पास जो है जो कदरी झील में जो पानी आता है, जो कराची को सप्लाई किया जाता है, उसके अंदर एक केमिकल मिल गया था। और केमिकल क्या, बेसिकली एक फर्टिलाइजर था, जो फर्टिलाइजर उसके अंदर मिल गया था। और वो फर्टिलाइजर जब उसके अंदर मिला, तो मिलने के नतीजे में वहां पर जितनी भी मछलियां थी वो सारी की सारी मर गई थी, और इंसानों ने जिन्होंने पानी पिया उनकी हालत बिगड़ गई थी। तो हुआ क्या कि उसके नतीजे में उनकी हालत बिगड़ी, तो फिर उन्होंने एनालाइज किया कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक मसला है, और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगा। सही है। अब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जनाब वो केमिकल मिला। सही है। इसकी वजह से अब देखो, यही सारी चीजें, अगर पानी गंदा आ रहा है तो आपके पास डिजीज प्रोड्यूस हो जाए मुख्तलिफ किस्म की। सही है। इसी तरह अभी आप जानते हैं कि आपके पास शहर में गुंजान आबादी होने की वजह से आपके पास खतरात जो कोरोना के हैं, सही है, वो आपके पास तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके पास जो डेंगू है, सही है, या मुख्तलिफ किस्म के जो वायरसेस आते हैं, वो जो इंसानों से इंसानों में मुंतकिल होते हैं, उनके फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर आबादी ज्यादा मौजूद है। प्लस ये कि बीमारी की वजह से आपके पास जो है वो उसका इस्तेमाल, आप देखें, आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा कि लोग बीमार होते हैं और या हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं होता। सही है। एक तरफ बीमारी खुद नुकसानदेह कि भाई बीमार है तो बीमारी दूसरे बंदे को भी लग सकती है, दूसरा उस बीमार की जो चीजें यूज हुई है, जो वेस्टेज है, बिल्कुल अगर उसको कोई ड्रिप लगी, कोई इंजेक्शन लगाए, चाहे तो उसको प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, चाहे प्रॉपर उसकी जो है वो डिस्पोज होना चाहिए, वो ऐसे रोडों पर सड़कों पर पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है वो लोगों की जानों से खेला जाता है, हमारे यहाँ कुछ चीजें ऐसी बाहर फेंक दी जाती है, चाहे, और उसके नतीजे में अच्छा, या उसी चीज को, जो खराब चीज, उसको रिसाइकिल करके दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आपने अगर देखा होगा, आपने सुना होगा कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर एक बंदे ने जो है वो एड्स का वायरस जो है बहुत सारे लोगों को फैला दिया। उसने क्या किया, डॉक्टर था जबकि, बड़ी मीडिया में खबरें चली कि भाई उसने क्या किया, उसने जो है वो इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन जो है वो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उन सबको एक ही इंजेक्शन लगाया जा रहा है, जानबूझ के उसने जो है वो वायरस जो है वो वहां पर लोगों में फैलाया, और तकरीबन 100-150 लोगों को उसने जो है वो कैंसर जैसे मर्ज के अंदर मुब्तला कर दिया। अच्छा, अब ये सारी चीजें हैं हमारे पास जो प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। अच्छा, मैं एक और बात करूं
तो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड देखो, तुमने इस बात को नोट किया होगा, जिस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, सही है, या सबने शायद इस बात को एक्सपीरियंस किया हो, जब आप पिकनिक पर जाते हैं किसी जगह पर, सही है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ सरसब्जा हो, हरियाली हो, सही, वहां पर आपको जाकर एक अच्छी फीलिंग का एहसास होता है, आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट का एहसास होता है। लेकिन आप जब अपने कराची शहर में आते हैं, वापस जहाँ पर गाड़ियां हैं, चाहे कराची में आप सदर तक चले जाते हैं, सदर से घूम के आते हैं, तो आपको जो है वो नजर आता है कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी है कि वो आपके पास जो है, यानी बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, जब वो सदर से होके आते हैं कराची के अंदर, तो उनको नजला जुकाम शुरू हो जाता है, उनको जो है वो सांस की बीमारियां शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई हम डस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम कार्बन डाइऑक्साइड, ये धुआं है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही, अब ये सारी चीजें हो रही जो हमारे एनवायरनमेंट को, इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है? फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, genetic modification foods results in increased toxins and disease are genes। अब ये जेनेटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, जैसे एलर्जी वगैरह होती है, आप समझते हैं, तो मुख्तलिफ चीजों से आपको एलर्जी हो जाती है, या जानवरों से एलर्जी हो जाती है, या आपको जो है वो खानदानी कुछ बीमारियां इंसानों में पाई जाती है, तो आप ये कहते हैं कि भाई ये जेनेटिक बीमारी है आपके पास, सही है। तो वो जेनेटिक बीमारी की वजह हमारे पास क्या है, कुछ बीमारियों का जैसे नस्ल दर नस्ल आना है, कि आप कहते हैं भाई खानदान में, हमारे खानदान में बीमारियां पाई जाती हैं, या फिर आप दूसरे नंबर पे आप ये कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये हमें नहीं थी, लेकिन ये हमें जो है वो किसी परिंदे से या किसी जानवर से जो है कोई बीमारी हमें लगी है, इंसानों। जैसे अगर मैं बात करूं कोविड की अगर हम बीमारी की बात करें, तो आपने सुना होगा कि कोविड के बारे में जब फर्स्ट उसकी हमारे पास लहर आई थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारा टाइम 1 मिनट से कम रह गया और हम थोड़ा सा रीज्वाइन करके फिर हम इसकी बात करते हैं, ताकि हमारी बात कंप्लीट हो सके। सही है, सारे लोग जल्दी से जो है वो रीज्वाइन करने की तैयारी कर लें। हम बात कर रहे थे जेनेटिक एनवायरनमेंट का, मैंने कहा जेनेटिक के बारे में अभी आप अगर याद हो आपको, तो कोविड जो आया था हमारे पास, तो कोविड जैसे ही आया था हमारे पास, तो हमारे पास जो है हमने ये कहा था कि कोविड के आते के साथ ही हमारे पास जो एक खबरें चलना शुरू हो गई थी, वो ये शुरू हो गई थी कि ये जो चाइना से कोविड फैला है ये जानवरों से आया है, ये परिंदों से आया है, ये जो है चमगादड़ों से आया है। सुना था आपने कि भाई ये चमगादड़ों के ऊपर जो है वो एक टेस्टिंग हो रही थी और उस टेस्टिंग से जो है ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ और ये जो है वो इंसानों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये बेसिकली ये आपके से लग रही है या जानवरों से लग रही है जो कि इंसानी इन्वायरमेंट को इफेक्टेड करती है, और जाहिर सी बात है आप मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी या चीजों के अंदर जो है उससे नुकसान उठाते हैं। तो अभी आपने, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले कराची के समंदर के ऊपर जो है वो एक जहाज आके रुका था, सही, और उसके अंदर जो है वो एक कहना चाहिए एक हमारे पास मटेरियल मौजूद था जिसको फूड से रिलेटेड, और वो ऐसा था जिससे जो है हमारे यहाँ क्या हुआ था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बीमार होना शुरू हो गए थे, जो साहिली पट्टी पर रहते थे, और उनकी जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। बाद में पता चला कि इंक्वायरी की गई तो पता चला जनाब वो सोया के जो है वो बीज वहां पर रखे, और उसकी वजह से जो है वो वहां पर जो है वो एक खास किस्म का एनवायरनमेंट जो वजूद में आया, जिसकी वजह से जो है लोगों की हालत बिगड़ रही है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। याद है, अभी ये कुछ अर्से पुरानी बात है, कोविड कुछ अर्से पहले की शायद, याद आ रहा है आप लोगों को? यस कि हमारे पास जो है ये चीज हुई थी कि यहाँ पर जो है वो मास्क शॉर्ट हो गए थे, जिसके अंदर आगे यार। अच्छा, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई कि हमारी वो सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरह इफेक्टेड करती है। चाहे क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। क्या हमारे पास एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। चाहिए तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। अगर आप देखें यहाँ पर ये टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है और आगे नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा ये टॉपिक। चाहिए ये क्या है, एक इदारा है हमारे पास, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम नाम देते हैं IAIA। क्या नाम देते हैं? IAIA। ये एक इदारा है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं IAIA। ये इदारा क्या करता है, अगर आप देखें
कह रहे हैं IAIA is an organization with a voluntary membership of professionals from a diverse array of interests and organization, all of whom are concerned with environmental stewardship and sustainability. कह रहे हैं भाई ये बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो वॉलंटरी आपको मेंबरशिप ऑफर करता है उन लोगों के लिए जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी इदारों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट किस पर हो कि हमारी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है इसको कैसे सस्टेनेबल रखा जाए, कैसे इसके माहौल को सही रखा जाए, इसका माहौल या तो अच्छा किया जाए या जैसा है इसको इसी हालत में रखा जाए कि मजीद बद से बदतर ना होता चला जाए। तो ये इदारा जो है एक इंटरनेशनल इदारा है IAIA। इसके अंडर में एक और इदारा है जिसका हम आगे नेक्स्ट पेज में तस्करा करेंगे। अब हम पेज नंबर 27। अच्छा देखें, अब ये IAIA से रिलेटेड आपके पास जो है वो यहाँ पर जो आपके पास है मैं उसका तस्करा कर रहा हूँ। कह रहे हैं IAIA जो है ये क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है। सही, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ये इम्पैक्ट को जो है वो असेस करते हैं किसी भी डिसीजन से पहले। इनका बेसिक वर्जन ये है कि कोई भी आप गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रहे हैं, आप जो है प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, पुल बना रहे हैं, आप डैम बनाने जा रहे हैं, सही, आप कोई बैराज बना रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, सही, आप अगर कोई जगह पर किसी जगह पर कोई नई डेवलपमेंट करना जा रहे हैं तो उस डिसीजन की वहाँ के एनवायरनमेंट पर कैसी इम्पैक्ट पड़ेगा, वहां पर कैसा होगा, क्या वो एनवायरनमेंट फेवरेबल साबित होगा या वो अगेंस्ट साबित होगा। तो ये बेसिकली इस इदारे का काम है कि ये क्या करता है, डिसीजन से पहले उसके असरात बताता है कि उसके असरात कैसे होंगे आपके पास। बेसिकली इस इदारे के अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको ये जो 2 लाइनें है ये इसका विजन है। सही, यानी इनका बेसिक टारगेट ये है कि आप किसी भी चीज को डिसीजन जो भी ले रहे हैं उसको आप पहले करने से पहले ये उसका विजन ये है कि उस प्रोजेक्ट से पहले, उस प्लान से पहले जो है ये बता दे कि उसके इम्पैक्ट कैसे हैं, उसके असरात कैसे हैं उस जगह पर। सही, यानी क्या वो फेवरेबल होगा या वो अगेंस्ट साबित होगा हमारे पास। तो हम उसको जो है वो देखेंगे कि ये हमारे पास फेवरेबल है या ये अगेंस्ट है हमारे पास। सही है। अच्छा, इसी का मिशन अगर आप देखें तो हम इसका मिशन देखते हैं कि हमारे पास जो मिशन है वो इसका कैसा है, और मिशन स्टेटमेंट इसकी यहाँ पर हमारे पास दी है जो पुरानी बुक में नहीं दी। चाहे मिशन स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मिशन क्या है, टू प्रोवाइड द इंटरनेशनल फोरम फॉर एडवांसिंग इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल कैपेसिटी इन इम्पैक्ट असेसमेंट। कह रहे हैं इसका जो बेसिक मिशन है, बेसिक टारगेट क्या है कि ये इनोवेशन लाए, जिद्दत लाए। सही, और जिद्दत किस चीज के हवाले से लाए कि ये जो कम्युनिकेशन है हमारे पास जो इसकी, कि ये कम्युनिकेट कैसे होगा, ये हमारे पास जो है वो चीजें कैसे बनेंगी इसकी, चाहे उसको देखकर जो है ये काम करे। सही, यानी जिद्दत से मुराद ये कि ये बेसिकली कम्युनिकेशन से मुराद इसकी कि वो जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, चाहे वो लोकल है, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो रहा है, कोई ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, पूरे मुल्क की सतह पर आप उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या करेगा, ये आपको जो है ये बताएगा कि आप जो है वो उसको जल्द से जल्द वहां के लोगों को इन्फॉर्म कर सके कि उसका इम्पैक्ट कैसा है। सही, क्या ये फेवरेबल है, क्या ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। सही, क्योंकि अगर आप बाद में बताएंगे तो फिर बाद में बताने का कोई फायदा होता नहीं है। IAIA के अंडर में एक इदारा काम करता है जिसको हम नाम देते हैं EIA। क्या नाम देते हैं? EIA। EIA का मतलब है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या नाम देते हैं? एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बताना इसका बेसिक काम है। अगर आप बुक के अंदर देखें तो आपके पास बुक के अंदर एनवायरमेंट इम्पैक्ट से रिलेटेड आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और यही इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है। मैं जरा देख रहा हूँ, देखें आप लोग इस पेज पर, यहाँ पर लिखा है कि ये इदारा 1970 की दिहाई में बनाया गया। सही, ये 1970 की दिहाई में ये इदारा बनाया गया और ये IAIA के अंडर में, ये किसके अंडर में? IAIA के अंडर में बेसिकली। सही, EIA का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए यहाँ से EIA का ऑब्जेक्टिव लिखा है और ये कम से कम यहाँ तक आपको ये काम करना है। कह रहे हैं EIA का जो है वो डिफाइन करेंगे, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है किस चीज का? प्रेडिक्ट करने का। प्रेडिक्ट का मतलब ये होता है कि आप पहले से बताएंगे कि आगे होने वाला क्या है। किस चीज का प्रेडिक्ट करेंगे? एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस किसी ह्यूमन डेवलपमेंट की। आप रोड बना रहे हैं, आप पुल बनाने जा रहे हैं, चाहे उसकी एनवायरमेंट, पुल बनाने के नतीजे एक ह्यूमन डेवलपमेंट है पुल बनाना। अब इस पुल बनाने के नतीजे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चाहे ये इस इदारे का काम है
कि ये इम्पैक्ट बताए कि इसके क्या असरात होंगे हमारे इलाके के ऊपर। जैसे कि अगर आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड प्लान एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एलिमिनेट रिड्यूस, या तो एलिमिनेट करें या रिड्यूस करें एडवर्स इफेक्ट को, या इनहांस करें पॉजिटिव इफेक्ट को। इस इदारे का काम ये कि ये आपको पहले से प्रेडिक्ट करेगा, पहले से बताएगा कि आगे फ्यूचर में आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो फायदे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई नुकसान होने वाला है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कम से कम करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट को कि वो कम से कम होता चला जाए। तो अब अगर देखो तो पेपर में इसके ये पूछा जा सकता है आपसे कि EIA को डिफाइन करें, साथ में EIA के 3 मेन फंक्शन बताएं, 3 मेन फंक्शन। तो EIA का पहला फंक्शन है प्रेडिक्ट प्रॉब्लम, चाहे पहले से प्रॉब्लम की पेशेंट को ही करना, चाहे पहले से बताना कि भाई प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम के चांसेस हैं। ये इस इदारे का काम है कि पहले से आपको क्या करें, प्रेडिक्ट कर दे कि हमारे पास प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास, सही है। और दूसरा कह रहे उस प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट ना करे बल्कि क्या करे, टू फाइंड वे टू अवॉइड देम, बताए कि उन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, या तो बचें या हम उसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, यानी उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या फिर तीसरा एस्पेक्ट है कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये इस इदारे का मेन काम है। याद रहेगी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए, ताकि तुम लोगों को बात समझ में आ सके। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। मैं कहूँ बिलफर्ज ये वाटर पम्प की चौरंगी है, ये क्या है, ये वाटर पम्प की चौरंगी है, और वाटर पम्प की चौरंगी पे पहले एक साइड ये थी आपके पास, एक साइड आपके पास ये है वाटर पम्प की चौरंगी, एक साइड आपके पास यहाँ बनी हुई, सही, और एक साइड आपकी जो है वो ये साइड है, सही है। ये वाटर पम्प की चौरंगी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस वाटर पम्प की चौरंगी के ऊपर इस साइड पर ये जो है ये पुल बना दिया जाए। यहाँ पर क्या बना दें, पुल बना दें इस जगह पर। अब अगर गवर्नमेंट इस जगह पर पुल बना देगी तो गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर हम इस जगह पर पुल बनाते हैं तो इस जगह पर पुल बनाने के फायदे और नुकसान क्या हैं, ये कैलकुलेट करना है आपको, सही, यानी इस पुल को बनाने का कोई फायदा है या नुकसान है। बिल्कुल वाटर पंप का जो पुल है तो उसको बनाने का कोई फायदा हो रहा है या हमें कोई नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है। सही, हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या, अब देखो यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा फायदा क्या नुकसान क्या। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसने कहा कि EIA का काम ये है कि EIA प्रेडिक्ट करे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, क्या करे, प्रेडिक्ट करे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। अब मुझे बताओ पुल बनने की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है प्रॉब्लम्स, इब्राहिम बताएगा हमको। इब्राहिम, पुल बनने की प्रॉब्लम। इब्राहिम नहीं बताना चाह रहा। बेटा अगर आप नहीं जवाब दें तो आप मुझे बोल दें फौरन, टाइम जाया किए बगैर कि सर हमें नहीं पता, सही है, ताकि हम किसी दूसरे से पूछ लें, टाइम हमारा जाया ना हो। गुफरान बता दें मुझे। गुफरान भाई, सर पुल बनने के नुकसान, हाँ नुकसान क्या है इसका पुल बनने का? मेरे हिसाब से सर फायदे के लिए बनता है पुल। अच्छा, फायदे, अगर वो किसी नुकसान नहीं, आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं, अगर वो मिसाल तौर पे ऐसे नाला है कोई है? और जगह है, ग्राउंड वगैरह, उसकी जगह पे अगर बन रहा है, नहीं पुल ये डिपेंड अभी मैं करता कह है रहा ना हूँ सर ये कि पुल वाटर पंप का जो पुल बन रहा है या आयशा मंदिर का अगर पुल बना है, इसका कोई फायदा या कोई नुकसान है? हाँ फायदे है सर, नुकसान फायदा है, नुकसान नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं। और कोई बताना चाहेगा? फायदा है, नुकसान नहीं है। अफराबाजी अगर कुछ बताना चाहें। सर जिस टाइम तक पुल बनेगा, अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, उस टाइम तक लोगों को प्रॉब्लम होगी आने जाने में। एक तो बाजी का गुड हो गया कि सर जब पुल बनेगा तो उस वक्त लोगों को प्रॉब्लम होगी, एक प्रॉब्लम तो सामने आ गई। और बोले, और कोई प्रॉब्लम? किरत बाजी, वनीजा बताना चाहें? जी वनीजा बताना चाहेंगी आप? सर किसी के घर अगर टूट रहे हो या कोई मसला नहीं, घर नहीं टूट रहा, हो सकता है। कोई घर नहीं टूट रहा सर तो फिर जो असरा बोल रही है वही प्रॉब्लम होगी, बाकी तो फायदा ही है। अच्छा, बाकी तो फायदा ही है, सही है। नबायल उजैर बताना चाहें अगर?
सर ट्रैफिक टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। पुल बनेगा तो। अच्छा, पुल नुकसान बनेगा तो टाइम बचेगा। मैंने कहा कोई नुकसान, नुकसान बताओ, नुकसान। नहीं सर, नुकसान तो मेरे कोई से नुकसान नहीं है। हमजा भाई अगर हमारे बताना चाहें कुछ। और ये क्या तो पुली कच्चे बनाते अपना पैसा खा गए थे। मतलब आप ये सही कह रहे हैं लगाते कि नहीं है कोई पैसा। नुकसान नहीं है। पुली कच्चा बनेगा, पुल गिर सकता अच्छा, ऐसे पुल की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नुकसान पुल। ये होगा कि नहीं, नुकसान वैसे तो नहीं है अगर ये सही लगाया तो। अच्छा नहीं, हम ये कह रहे हैं पुल भी अच्छा बन रहा है। सही है। तजीन कुछ बताना चाहें। हाँ तो फिर तो मजा नहीं आ रहा। सर एक नुकसान ये हो रहा है इस पुल का कि नीचे से जो ट्रैफिक जाता है हाँ। और जो ऊपर से ट्रैफिक तेज में आ रहा होता है तो कोलैप कर जाते हैं दोनों, तो एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत। अच्छा, वो तो एक एक्सीडेंट का वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, वो तो जाहिर सी बात है, ओवर स्पीडिंग। तजीन बाजी कुछ बताना चाहें। तजीन नहीं बताना चाह रही हैं आप नहीं कुछ? सर, मुझे कोई नुकसान। याद नहीं आ रहा। उरूसा बाजी, उरूसा शमीम मौजूद है या गायब हो गई है? जी उरूसा। खैर नुकसान तो कोई भी नहीं है, बस वो एक दो ही होंगे। नुकसान कोई भी नहीं है, बस सही आपकी बात आ गई हमारे पास। बाकिर भाई हमारे, फैजान भाई। सर कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है, पुल बनाने का सारा अच्छा है। अच्छा, बाकर भाई बच गए। फायदे ही है। चले बाकर भाई, बाकर भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? सर कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये आप लोगों का मोस्टली लोगों का फीडबैक मेरे पास आ गया है। शुएब कुछ बताना चाह रहे हैं। जी शुएब। नहीं सर कुछ नहीं बता रहे। शुएब भाई कुछ बता रहे हैं आप कि कोई नुकसान क्या है इसका? नहीं सर। नहीं बता रहे। अच्छा, नहीं बता रहे। शुएब भाई कहीं और बातें कर रहे थे, मैंने बीच में टांग अड़ा दी। अच्छा देखिए, ऐसा है बेटा कि हमारे पास अब मैं पहले बात कर रहा हूँ नुकसान की। नुकसान सुनिएगा सारे लोग, सही है। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर किसी जगह पर चौरंगी थी, जैसे अगर हम वाटर पंप की बात करें तो आपने वाटर पंप पर देखा होगा कि वाटर पंप पर जो है वो पहले सर्विस रोड मौजूद थे। यानी वाटर पंप पे एक आता है, ये सर्विस रोड आता है, फिर एक मेन रोड है, चाहे फिर ग्रीन बेल्ट है, चाहे फिर एक मेन रोड है, और फिर सर्विस रोड है, चाहे इस तरह का है। लेकिन जब अगर आपके सामने यहाँ पर पुल बन जाता है तो आपका जो सर्विस रोड है, चाहे जैसे ये सर्विस रोड था, तो अब ये आपका जो है वो मेन रोड हो गया, चाहे आपके घर के सामने से सर्विस रोड गायब हो गया, चाहे अब वही मेन रोड है, चाहे या पुल के ऊपर से बेसिकली आपका जो घर है वो सर्विस रोड पे आ गया, आपका जो मेन रोड है वो तो पुल के ऊपर से चला गया, जिसकी वजह से जिन लोगों के घरों के सामने पुल होता है, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। यानी आपका वो घर जिसके घर के सामने पुल नहीं है उसके रेट ज्यादा होंगे, और वो घर जो जिसके घर के सामने पुल बना हुआ है वहां के रेट कम है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस रोड को ऑपरेट नहीं कर सकता, चाहे वो सर्विस रोड पे अपने जो सामने रोड था उस पर टेंट लगा के प्रोग्राम नहीं कर सकता, वहां उसके बच्चे क्रिकेट नहीं खेल सकते। बात समझ में आ रही है? ये नुकसान हो गया, पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान, जब कंस्ट्रक्शन होगी चाहे तो कंस्ट्रक्शन में सारी धूल मट्टी उसके घर में जाएगी जो जिसके घर मौजूद है। अच्छा, ये नुकसान कम से कम अगर मैं कहूँ बिल्कुल वाटर पंप के इस साइड पर 10 मकान बने हुए, इस साइड पे 10 मकान बने हुए, इस साइड पर 10 मकान बने हुए, 10 मकान इस साइड में और 10 मकान इस साइड में, तकरीबन 40 मकानों की अगर हम कहें वो प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई, चाहे क्योंकि उनके मकान के जो रोड है वो इफेक्टेड हो गया। अब उनके मकान जो है वो सामने सर्विस रोड के ऊपर मौजूद है। एक बात। दूसरी बात, जब पुल बनना शुरू होगा तो इन मकानों में 40 मकानों में सबसे ज्यादा धूल मट्टी जाएगी। दूसरा नुकसान हो गया। तीसरा नुकसान, इन मकानों की प्राइवेसी इफेक्टेड हो जाएगी। इन मकानों की प्राइवेसी इफेक्टेड हो जाएगी। प्राइवेसी इफेक्टेड से मुराद ये कि पहले जब गाड़ी गुजरती थी तो घर के सामने से, गेट से सामने से गुजर जाती थी कोई, सही है। लेकिन अब जब पुल बन गया है तो इनकी प्राइवेसी इफेक्टेड हो रही है। पुल के ऊपर से जब गाड़ी जा रही है चाहे या लोग जा रहे हैं तो लोग ऊपर से इनके घर में झांकते हुए जा रहे हैं। होता है नहीं होता है? ऐसा होता है नहीं होता? देखा है नहीं देखा आपने कि पुल के ऊपर से जब जा रहे होता है आप दूसरों के घरों में देख रहे होता है, चाहे ना जाने में भी आपके दिन नहीं जा रहा लेकिन नजर पड़ जाती है, तो इनकी जो प्राइवेसी है वो इफेक्टेड हो गई। अच्छा, फिर तीसरी चीज, थ्रेट्स बढ़ गई, खतरा इस हिसाब से बढ़ गया इनका कि इनके यहाँ अब टारगेट किलिंग पुल के ऊपर से भी हो सकती है। मैं कहूँ हमारे जो उफरान भाई उनको याद नहीं आया, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले हमारे पास आयशा मंजिल पर एक इमामबारगाह बना हुआ और वहां पर जब मजलिस हो रही थी तो वहां पुल के ऊपर से जो है वो दहशतगर्द जो है वो एक दस्ती बम फेंक गए थे नीचे,
जिसके नतीजे में एक 6 महीने की बच्ची शहीद हो सर गई ये मुझे और याद कई था, लोग जख्मी हुए थे उस स्कूल के। लेकिन फेंकने वाला तो आपको पता है रोड से भी आके फेंक देता है बोल रहा हूँ, नहीं, ये मुझे देखो याद था, लेकिन देखो फेंकने ये वाला तो उसके रोड से अंदर भी जो है फेंकता। थ्रेड के चांसेस ज्यादा है। चाहे क्यों, क्योंकि पुल के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। अब क्या है, अब आपको लाजमी पुल के ऊपर भी एक पुलिस मोबाइल खड़ी करनी पड़ती है। वहां पर आपने पुल के ऊपर जो है वो शीटें लगवाई हैं। सही है, मैं कहूँ कराची शहर के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं समझाने के लिए। आयशा मंजिल के अलावा ये जो आपका कारसास वाला रोड है, कारसास के ऊपर जो पुल बने हुए जो आपके एयरफोर्स के एरिया को कवर करते हैं, बीच में क्या हुआ, अभी जब हमारे यहाँ जो है वो एयरबेस पे इसकी जो बेस है उस पर जब हमला हुआ था, तो हमारे मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी कि मीडिया जो है वो अंदर जाकर फुटेजेस खींच सके और देख सके और बता सके कि फैसल बेस में जो है वो क्या हो रहा है या मेहरान बेस में क्या हो रहा है। मेहरान बेस में जो हमला हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कारसास के मेन रोड पे खड़े थे, पुल पे खड़े चढ़ गए थे, सही पेडिस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर चढ़ गए, ये पुल के ऊपर चढ़ गए और पुल से खड़े होकर फुटेजेस बनाई। सही है, जब फुटेज बनाए तो हमारे इदारों को ख्याल आया कि भाई ये तो हमारी थ्रेट है कि जब ये फुटेज बना सकते हैं तो हमारा दुश्मन भी हमारी जो है वो चीजों की कवरेज कर सकता है। तो उन्होंने बाद में क्या किया, वहां पे शीट्स लगवाई। सही है, तो ये थ्रेड्स के चांसेस क्या है, ये बढ़ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, कराची शहर में कुछ अर्सा पहले भत्ताखोरी बड़े उरूज पर थी। सही है, तो यहाँ मिलेनियम मॉल है हमारे पास कराची के अंदर, अगर आपने सुना हो उसका नाम, तो मिलेनियम मॉल के ऊपर जो मिलेनियम मॉल के बिल्कुल सामने पुल बना हुआ है, उस पुल के ऊपर से कहना चाहिए एक ताजिर को टारगेट क्लेम करने की या उसको धमकी देने की कोशिश की गई। उसकी दुकान जो मिलेनियम मॉल में बनी हुई है और उसका जो व्यू है वो कहना चाहिए वो पुल से नजर आता है, उस पुल से जो है वो स्नैपर के जरिए उसको शूट करने की कोशिश की गई। चाहे उसकी दुकान के ऊपर फायर किए गए, चाहे जबकि कहा उसकी दुकान ऊपर सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे है कहीं, चाहे लेकिन उस दुकान के ऊपर जो है वो फायर किए गए। सही, और वो तो बुलेट प्रूफ होने की वजह से जो है वो शीशा जो है वो टूटा नहीं और उनकी बचत हो गई कहना चाहिए, वरना क्या था उस बंदे को नुकसान पहुंच सकता है। अब अगर पुल नहीं होता तो उस तरह का कोई हादसा नहीं होता, लेकिन ये थ्रेट था मौजूद है। अच्छा, फिर एक और डिसएडवांटेज, जब आपके पास पुल बन जाता है तो आप देखते हैं कि आपके जो पुल बना हुआ है उस पुल के अतराफ में आप देखते हैं गंदगी, नीचे कचरे का ढेर है। आप वाटरबंक के पुल के नीचे चले जाए, कचरे का ढेर है। सही है, आप देखते हैं कि उसके नीचे जो है मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं। मैं कहूँ चरसी बवाली जो है वो आकर बैठ गए, चाहे चर्च पीने वाले बैठ के चर्च पी रहे हैं वहां पर, चाहे नशे ही पड़े हुए वहां पर लोग। तो ये सारी चीजें गई, ये सारी सिर्फ डिसएडवांटेजेस है वहां पर आपके पास। चाहे आपकी पार्किंग खत्म हो गई, बाहर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते रोड के ऊपर। चाहे तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है पुल का। अब इन डिसएडवांटेजेस को आप कैसे कम कर सकते हैं? सही है, आप देखेंगे क्या हम इसको कम कर सकते हैं, तो हाँ आप कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल, जिस बंदे की प्राइवेसी इफेक्टेड हो रही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा पुल है प्राइवेसी इफेक्टेड हो रही है, तो आप पर्दा डालने पर प्राइवेसी इफेक्टेड हो रही है, एक काम। दूसरा, अगर आपकी प्राइवेसी इफेक्टेड हो रही है, जैसे अगर आपने देखा हो आयशा मंजिल के ऊपर शीटें लगाई हैं ताकि कोई बंदा दोबारा जो है वो कोई दस्ती बम या कोई हमला ना कर सके, इसी तरह मुख्तलिफ जगह पर तो ऐसी शीटें लगा दी जाए ताकि दूसरे के घर की प्राइवेसी इफेक्टेड ना हो। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, मार्केट वैल्यू का आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो तो जाहिर सी बात है मेन रोड की आपकी नहीं होगी। नीचे कचरा फेंक रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, नीचे अगर नशे आ रहे हैं आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं पुलिस के जरिए। नीचे का एरिया आप अगर आपके सामने घर के सामने पार्किंग खत्म हो गई तो नीचे का आपके पास बहुत अच्छा एरिया मिल गया आपको, जहां पर आप पार्किंग कर सकते हैं, जहां पर आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। सही है, साफ सुथरा करके अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो आप खुद उसके अंदर जो है प्रोग्राम आप अरेंज कर सकते हैं। सही, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है कि आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या है, फायदे अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जनाब इसमें बिलफस वाटरबंक का जो पुल है दिन में 10,000 लोग गुजर रहे हैं इस पुल से, तो हम ये देखते हैं कि दिन में अगर 10,000 लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो 10,000 लोगों को इससे फायदा हो रहा है। तो हम कंपेयर EIA वाले क्या करते हैं, EIA वाले कंपेयर करते हैं कि इसके फायदे ज्यादा है नुकसान ज्यादा है। अगर फायदा ज्यादा होगा उस प्रोजेक्ट का तो ये कहेंगे भाई आप उस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन करें और जो उसके डिसएडवांटेजेस है उसको ऐसा ऐसा करके रिड्यूस करने की कोशिश करें, उसको कम करने की या एलिमिनेट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर जो है वो वहां पर आप समझते हैं कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है और फायदा कम हो रहा है उसका, सही, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इस प्रोजेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह साबित होगा। बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है बेटा? सबको बात समझ में आ गई है? यस सर, यस सर, Yes, यस sir. सर, यस सर।
अच्छा आगे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक और चीज का तस्करा है थोड़ा सा, अगर आप देखें तो यहाँ पर कह रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन टाइम हो गया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कह रहे हैं ये फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं हु फर्स्ट प्रेडिक्ट क्लाइमेट चेंज मोर देन 200 back in the early 19th century. Alexander von Humboldt, a German naturalist and geographer, warned the human that the power to upset the decline balance of nature. अब देखो वो ये कह रहे हैं कि ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब हैं, ये पहले एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने इस बात के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंसान जिस तरह एनवायरमेंट में चीजों में चेंजिंग लाता जा रहा है, दरख्त काटता जा रहा है या एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, ये हमारे पास हमारे नेचर के बैलेंस को आउट कर जाएगा और हमारा एनवायरमेंट इसकी वजह से बुरी तरह इफेक्टेड होता जाएगा। तो ये बात आपको होती भी नजर आ रही है। अच्छा, फिर नई बुक के अंदर आपको नजर आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। हर साल मनाया जाता है, दुनिया में मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं, टीचर्स डे है, हैप्पी न्यू ईयर है, मुख्तलिफ डेज आते हैं। तो इसी तरह एनवायरमेंट डे भी मनाया जाता है। एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को आप हर साल मनाते हैं, सही, और यूनाइटेड नेशन जो है वो उसको मनवाती है। और ये जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ये सेलिब्रेट किया गया था 1974 में, सही। क्या चीज? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओनली वन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हैज ग्रोन टू बिकम अ global platform for public outreach with participants from 143 countries annually। कह रहा है इसके अंदर हर साल कितने, कह रहा है 143 कंट्रीज जो है वो इसके अंदर सालाना बुनियादों पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर इसके इवेंट्स होते हुए आपको नजर आते हैं। जनाब वो क्या कर रहे हैं, वो इवेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ। इसका लास्ट पेज हमारे पास, और लास्ट पेज को अगर आप देखें तो लास्ट पेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिसोर्स के बारे में तस्करा है कि हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेस है और कहाँ पर क्या हो रहा है, तो किस नाम से आप इसको बनाते हैं। जैसे 76 में अगर देखें तो वाटर वायर रिसोर्सेज फॉर लाइफ है, फिर ओनली वन फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अब ये मुख्तलिफ नाम है, ये मुख्तलिफ नाम रखे गए आपने, यानी वो जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे बनाया उसको आपने मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ थीमों से आपने उसको सिलेक्ट किया, कि भाई इस साल की हमारी थीम ये होगी, इस साल हम जो है वो इसको इस नाम से फॉलो करेंगे। तो अगर आप देखें 2020 में आपने इसका क्या नाम रखा है, टाइम फॉर नेचर, सही। और कंबोडिया में जर्मनी के पार्टनरशिप से जो है इसको वहां पर बड़े पैमाने पे यूएनओ के उससे इंटरनेशनल तौर पर सेलिब्रेट किया गया, या इसको जो है वो इसमें दुनिया में इसको उजागर करने की कोशिश की गई। अच्छा, हमारे पास फिर हमारी मीटिंग के 10 मिनट तकरीबन बाकी हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब अगर आप देखें यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, सही है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है चाहे उसमें ज्यादा चेंजिंग ना आए, चाहे उसमें ज्यादा हम उसको चेंज ना करें, चाहे वो जैसा है वैसे ही रहे। फिर अगर हमारे पास समझाने के लिए एक छोटी एग्जाम्पल दो, हमारे पास 10 लाख दरख्त लगेंगे और हम 10 लाख दरख्तों को काटते जा रहे हैं, सही है, हम काटते आ रहे हैं, बिल्कुल हर साल हम 1-1 लाख दरख्त काट रहे हैं, तो 10 सालों में हमारे 10 लाख दरख्त खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये काम करें कि समझ 10 लाख दरख्त में हमारे पास, हमने इस साल 1 लाख दरख्त काटने, तो 1 लाख अगर हम दरख्त काट रहे हैं तो हम उसकी जगह 1 लाख दरख्त क्या करें, कम से कम लगाएं भी, ताकि हमारे पास एट द एंड जब हम 10 साल पे पहुंचते हैं तो हमारे पास जो तादाद है दरख्तों की वो 10 लाख की रहे, वो कम ना हो। इसको कहते हैं सस्टेनेबल होना, कि आप क्या करें, सस्टेनेबल रख रहे हैं। या हम देख रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हम 1 लाख के बजाय हम 2 लाख की प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम 2 लाख पौधे लगा रहे हैं, हमने काटे 1 लाख है लेकिन लगाए हमने 2 लाख है, ताकि हमारा जो फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सके और हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो हम इसको सस्टेनेबल का नाम देते हैं कि हम इसको एनवायरनमेंट को क्या करना चाहते हैं, सस्टेन रखना चाहते हैं। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अच्छा, यहाँ पर ये मुख्तलिफ चीजें आपके पास तस्वीरें दी हुई हैं, इसको फिर हम बाद में तस्करा करेंगे कि क्या है हमारे पास। मैं एक छोटा सा तस्करा करना चाहूंगा क्लास खत्म करने से पहले। चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आ रहा है ना आपको? जी सर। जी। कंडेंस सिलेबस। हाँ, ये जो कंडेंस सिलेबस है हमारे पास, सही है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास जो सीजी का सिलेबस है सर तो पीडीएफ हुआ है।
जो आपको पीडीएफ मैंने सेंड की थी बिल्कुल। वो मामा जो मैंने आपको भेजा था ना वही है। हाँ वही पीडीएफ है मेरे पास। हाँ मैंने पीडीएफ सबको भेजी थी मेरा ख्याल से। जी। ये आ गया हमारा। सर जो ये टॉपिक्स इसमें बताए मैं बेटा मैं आपको एक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं मैं आपको सही एक चीज के हवाले से, और टाइम हमारे पास कम है। हमारा जो मिड टर्म है, हमारा मिड टर्म हो रहा है फरवरी में, सही। और मिड टर्म में जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से हाँ या ना में जवाब दें। यस सर। चैप्टर 1 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी वाला। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है कमर्शियल एक्टिविटीज वाला, ये हम पढ़ चुके हैं। सही है। फिर हमारे पास अर्थ का चैप्टर आ रहा है, सही है, और एनवायरनमेंट आ रहा है। अभी हमने एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ लिया। देखो एनवायरनमेंट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पढ़ा था, और EIA आज हमने डिस्कस कर लिया EIA का। तो ये 4 टॉपिक तो आ रहे हैं हमारे पास किसमें, मिड टर्म में हमारे, सही है, वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर आ रहे हैं, वर्ल्ड में आ रहे हैं ये 4 टॉपिक, प्लस ये एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, ये वाली एग्रीकल्चर रिसोर्सेस ये भी आ रही है, सही। यानी ये 5 टॉपिक आ रहे हैं वर्ल्ड से हमारे पास। 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे फरवरी में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? फरवरी के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है पाकिस्तान के पोर्शन से भी हमारे पास जो है वो सवाल आ रहे हैं। पाकिस्तान का पोर्शन मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, ये आ गया पाकिस्तान का पोर्शन, मैं क्लियर कर रहा हूँ उसको। पाकिस्तान के पोर्शन से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पोर्शन से आपके पास एक ये फिजिकल क्लाइमेट आएगा, सही, एक इरिगेशन आएगा, और एक ये एग्रीकल्चर आएगा। क्या आएगा? एग्रीकल्चर जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर और इरिगेशन ये दोनों हमारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें आर्ट का चैप्टर शुरू करना है, और उसके बाद हमें एग्रीकल्चर के चैप्टर की तरफ जाना है। एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है, आर्ट का जो चैप्टर है वो हमारा बहुत बड़ा नहीं है, 2 क्लासेस का चैप्टर है। 2 क्लासेस में वो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हम सर एक बार दोबारा दिखाते हैं वर्ल्ड वाला। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा बाजी, सही है। मैं सिलेबस को कट करा के मैं आपको सिलेबस को कट करा के कि आपके पास मिड टर्म में क्या आ रहा है, सही है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा आराम से, सही है। सबको कर दीजिए। जी जी भाई, सबको करूंगा। जिसने मुझे मैसेज नहीं किया वो खुद जिम्मेदार है, सही। जिसने मुझे मैसेज कर दिया है उसको लाजमी मिल जाएगा, सही। किसी के जहन में कोई सवाल हो, किसी के जहन में कुछ सवाल है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे सुन सकते हैं हम लोग? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर का बेटा मैं आपको तरीकेकार बता दूं। जैसे कि अभी मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, सही है, अभी जो आपने क्लास ली है, अच्छा अभी जो आपने क्लास ली है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर अपलोड भी होगा। अच्छा, ये लेक्चर जब अपलोड होगा तो इसका जो लिंक है वो आपके पास जो फेसबुक का जो ग्रुप बना हुआ उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनमें भी अपलोड कर दिया, इनकी क्लास हो गई, तो वो जब अपलोड होगा तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं, चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर। लेकिन देखो रिकॉर्डेड लेक्चर का एक मसला ये होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जो है वो इनकेस अगर आपके पास लाइट गई है, कोई और इशू है तो रिकॉर्डेड समझ में आता है। लेकिन अगर आपके यहाँ लाइट नहीं गई, कोई और इशू नहीं था, तो बेहतर ये कि आप ऑनलाइन क्लास लीजिएगा, चाहे, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जो है वो आपको ना तो मेरी शक्ल नजर आएगी, चाहे सिर्फ आपको ये स्क्रीन नजर आएगी, सही है, और स्क्रीन की जो बैकग्राउंड वॉइस आपको आ रही होगी, बात में आप मुझे नहीं कहिएगा ना। और दूसरा ये रिकॉर्डेड लेक्चर में फिर आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। अभी तो ये है आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई, आप बता दें इसमें हमें क्या करना है, या इस बात को हमें दोबारा बता दें। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में ये गेम नहीं होगा, चाहे। तो बेहतर ये है कि आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बुनियादों पर क्लास टाइमिंग पर क्लास लेनी है, ताकि आपकी जो है वो आपको फायदा हो। बात समझ में आ गई सबको?